तो डियर स्टूडेंट आइए देखते हैं थर्ड लर्निंग आउट का। डिस्क्राइब ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए यूजर कंप्यूटर इंटरफेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए रिसोर्स मैनेजर। सो डियर स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए यूजर कंप्यूटर इंटरफेस एंड एज ए रिसोर्स मैनेजर की हम बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं फर्स्ट वन, ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ यूजर कंप्यूटर इंटरफेस। इसका मैंने ब्रीफ में जब डेफिनेशन बताई थी तो थोड़ा सा मैंने बताया था, आइए इसको थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करते हैं। और दूसरा एज ए रिसोर्स मैनेजर, दोनों को अलग अलग डिस्कस करेंगे। पहले डिस्कस करते हैं एज ए यूजर कंप्यूटर इंटरफेस। सो डियर स्टूडेंट, जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूजर कंप्यूटर इंटरफेस है, जो बात मैंने आपको डेफिनेशन में बताई थी उसी को यहाँ पे इनकॉर्पोरेट करेंगे विद सम डिफरेंट टर्मिनोलॉजी एंड स्ट्रक्चर। सो द स्ट्रक्चर इज लेयर्ड स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो आइए देखते हैं वो लेयर्ड स्ट्रक्चर कैसी दिखती है। सो डियर स्टूडेंट, ये आपका एक तरीके से लेयर्ड स्ट्रक्चर है जिसमें आपने देखा कि कंप्यूटर हार्डवेयर है, ओएस डिजाइनर और प्रोग्रामर इसके साथ वर्क करता है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम डिजाइनर विल आल्सो बी प्रोग्रामर। तो ऑपरेटिंग सिस्टम सेकंड लेयर है और उस ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ एसोसिएटेड डिफरेंट यूटिलिटीज़ हैं, चाहे वो एडिटिंग के लिए वर्क करती हैं, आईओ डिवाइसेस के लिए वर्क करती हैं, जिससे आईओ डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए हमें डिवाइस ड्राइवर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो इन ऑपरेटिंग सिस्टम और यूटिलिटी, चाहे एडिटर भी वन टाइप ऑफ यूटिलिटी है। तो यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों पे भी कौन वर्क करता है, इन दोनों पे भी प्रोग्रामर ही ऑपरेट करता है। लेकिन जो यूजर है, यूजर किस पे वर्क करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। एस ऑब्लिक डब्ल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सॉफ्टवेयर। और उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे कौन वर्क करता है? यूजर। दैट मे बी यू और दैट मे बी मी, ये आई यू कैन से। सो दिस इज द यू कैन से ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए यूजर कंप्यूटर इंटरफेस। ये बात समझ में आ गई? तो बेसिकली हमें यहाँ पे इसको समझना था कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, दिस इज द इंटरफेस। ये एक इंटरफेस है और ये इंटरफेस किस किस के बीच में है? एप्लीकेशन और यू कैन से यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। ये हमारा यहाँ पे इंटरफेस है। किसी की हेल्प से हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर पाते हैं या उसको ऑपरेट कर पाते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं। ठीक है, चलो अब देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ रिसोर्स मैनेजर। सो डियर स्टूडेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए रिसोर्स मैनेजर में जो जो रिसोर्सेज हैं, चाहे वो आपकी मेमोरी है, यू कैन कॉल इट एज स्टोरेज डिवाइस, चाहे वो आईओ है या और भी कोई रिसोर्सेज हैं विच आर हेल्पफुल फॉर आई मीन मैनेजिंग द कंप्यूटर, उन सभी रिसोर्सेज को कौन मैनेज करता है? ऑल ऑफ देम आर मैनेज्ड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम। सो डियर स्टूडेंट, अगर हम यहाँ पे बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए रिसोर्स मैनेजर की, देन ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग द रिसोर्सेज सच एज स्टोरेज हो सकती है, प्रोसेसिंग ऑफ डाटा हो सकती है। प्रोसेसिंग ऑफ डाटा मतलब आपने इनपुट दी, प्रोसेसिंग और आउटपुट प्रोड्यूस हुआ। तो वो कैसे किस फॉर्म में हो सकता है आउटपुट? मान लिया आपका म्यूजिक सुनना है, आपने कमांड दी, आपने प्लेलिस्ट में प्ले पे क्लिक किया, वो इनपुट हो गया, प्रोसेस करके आउटपुट आएगा, स्पीकर के थ्रू आप सुन सकते हैं या हेडफोन के थ्रू। एंड द मूवमेंट मतलब आप डाटा की मूवमेंट भी हो सकती है भाई, आप मूवमेंट ऑफ डाटा इज आल्सो द काइंड ऑफ रिसोर्स है। तो वो जो रिसोर्सेज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इसके लिए कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। ठीक है, तो अब जैसे डिस्क की शेड्यूलिंग है, वो भी कौन करता है? डिस्क मैनेजमेंट भी, या वो तो स्टोरेज का ही पार्ट हो गया। या सीपीयू शेड्यूलिंग कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ओवरऑल इट इज अ रिसोर्स मैनेजर। मान लिया मल्टीपल प्रोग्रामिंग चल रही है, मल्टीपल प्रोग्रामिंग में एक एक प्रोग्राम को, या जब रनिंग कंडीशन में तो प्रोसेस कहलाएगा। तो एक प्रोसेस को इनपुट आउटपुट की जरूरत है, तो वो क्या करेगा? उसको इनपुट आउटपुट के लिए भेज देगा। तब तक जो रेडी क्यू में दूसरा प्रोसेस होगा उसको सीपीयू को एलोकेट करा देगा। ये सारे काम जो मल्टीटास्किंग है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ द सीपीयू। परफॉर्मेंस ऑफ द सीपीयू कब इंक्रीज होगा? जब सीपीयू ऑक्यूपाइड रहेगा मोस्ट ऑफ द टाइम। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम यही है कि सीपीयू को मोस्ट ऑफ द टाइम बिजी रखना। आर यू गेटिंग? तो जिससे उसकी साइकिल, हर एक साइकिल का यूटिलाइजेशन हो, आइडल टाइम कम से कम रहे। तो ये सब आप देखेंगे जब आप सीपीयू शेड्यूलिंग करेंगे, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि किस तरीके से सीपीयू को बिजी रखने के लिए कैसे शेड्यूलिंग एल्गोरिथम का यूटिलाइजेशन किया जाता है। ये ठीक है,
चलो, तो अब देखिए इसके लिए मैं एक डायग्राम बनाता हूं कि किस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए रिसोर्स मैनेजर वर्क करता है। सो डियर स्टूडेंट, देखिए ये डायग्राम है आपकी स्क्रीन पे जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क करता है एज ए रिसोर्स मैनेजर एंड एलोकेटर। तो जो ये हम बात कर रहे हैं, दिस इज द रैम ऑफ द कंप्यूटर विच इज कॉल्ड मेन मेमोरी, जिसके अंदर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम है और प्रोग्राम्स है, डाटा उसके अंदर स्टोर्ड है। इसी से एसोसिएटेड आप देखेंगे प्रोसेसर है, जिसको हमने बता रखा है। ये डिपेंड करता है कि आपके पास वन प्रोसेसर है, मल्टी प्रोसेसर सिस्टम है, ये प्रोसेसर्स हैं। और इसी में आप देखेंगे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के एक तरीके से ये ड्राइवर्स हैं, तभी आप डिवाइसेस को क्या करते हो, उससे कनेक्ट कर पाते हो। अगर आपका कोई प्रॉपर डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल नहीं है तो आप उस डिवाइस को एक्सेस नहीं कर पाएंगे या उसको उस सिस्टम से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। फिर ये जो सर्कल्स बना रखे हैं, ये डिफरेंट आईओ डिवाइसेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे उसमें प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, डिजिटल कैमरा एक आउटपुट डिवाइस है। ये डिजिटल कैमरा डिपेंड करता है कि उसको आप इनपुट डिवाइस यूज कर रहे हो या एज ए आउटपुट डिवाइस कर रहे हो, इट्स अप टू यू। तो इस केस में हमने देखा कि ये, और इसी से इन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो कनेक्टेड है वो क्या है, स्टोरेज है। स्टोरेज के साथ साथ, और स्टोरेज की जब हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, प्रोग्राम है और उसका डेटा है। ये बात समझ में आ गई। तो अब ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये कैसे रिसोर्स मैनेजर और एलोकेटर की बात कर रहा है। तो मान लीजिए जैसे मल्टीपल प्रोग्राम्स आपके एग्जीक्यूट हो रहे हैं, प्रोसेसर को किस प्रोग्राम को असाइन करना है, प्रोसेसर करंटली किस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेगा, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर एक प्रोसेस का, मान लिया आपके पास 5 प्रोसेस हैं जो करंटली मेन मेमोरी के अंदर हैं, और आपका एक का वर्क कंप्लीट हो गया, अब उसको क्या करना, फ्री करना है। उसका जब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया तो जो मेमोरी उसके थ्रू ऑक्यूपाइड है उसको फ्री करना है, उसके थ्रू जो रिसोर्सेज उसने एक्वायर कर रखे थे उसको फ्री करना है। अगर हम ये चीज़ नहीं कर पाते हैं, अगर वो टाइमली रिसोर्सेज को रिलीज नहीं कर पाता ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो कंडीशन कहलाती है डेड लॉक। मान लिया आपके पास साइकिल बन गई, एक साइकिल बन गई कि एक प्रोसेस P1 है, उसको रिसोर्स R1 की रिक्वायरमेंट है, और वो या R1 उसने ऑक्यूपाई कर रखा, उसको R2 की रिक्वायरमेंट है, R2 किसी और के थ्रू ऑक्यूपाइड है, फिर उसको R1 की रिक्वायरमेंट है, इस तरीके से साइकिल बन गई। तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड डेड लॉक। तो डेडलॉक हैंडलिंग भी किसका काम है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। तो वो अपने अकॉर्डिंग, मतलब अपने अकॉर्डिंग क्या, उसके प्रोसेसेस पूरे डिफाइंड है। जो स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम स्टडी करेंगे तो उसमें जो अपकमिंग यूनिट्स होंगी, आप उसके अंदर चाहे वो सिंक्रोनाइजेशन की, प्रोसेस एंड सिंक्रोनाइजेशन की यूनिट हो, सीपीयू शेड्यूलिंग की यूनिट हो, या मेमोरी मैनेजमेंट हो, या डिश शेड्यूलिंग हो, वहाँ पे आप इन सारी चीज़ों को स्टडी करेंगे। किस तरीके से हार्ड डिस्क से डाटा मेन मेमोरी के अंदर आता है, पेज के थ्रू आता है, सेगमेंट के थ्रू आता है, या पेज विद सेगमेंट के थ्रू आता है, ये सारी डिफरेंट टेक्निक्स वहाँ पे आप स्टडी करेंगे। मान लीजिए एक प्रोग्राम या प्रोग्राम ने मेमोरी ऑक्यूपाई कर रखी है, कुछ बीच में स्लॉट्स खाली हैं, तो कॉम्पैक्शन कैसे यूज होगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, जो स्टूडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम स्टडी करेंगे, दे विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। बस यहाँ पे इतना सफिशिएंट है कि भाई किस तरह से जो आपके रिसोर्सेज हैं, वैसे तो ये सफिशिएंट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क्स एज ए रिसोर्स मैनेजर एंड एलोकेटर, ये आपको समझ में आ गई है, और इस डायग्राम से यू कैन अंडरस्टैंड इट मोर क्लियरली। तो ये इसके कुछ की पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू रिसोर्स मैनेजर एंड एलोकेटर, उसको समझ लेते हैं, एंड देयर आफ्टर दिस लर्निंग आउटकम विल बी कंप्लीटेड। So dear student, this is the first key point. A portion of the operating system lies in the main memory, as I told you earlier, कि जब सिस्टम को आप ऑन करते हैं, बूटिंग होती है। बूटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रॉम हार्ड डिस्क टू रैम। पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं आता, जो उसके रिक्वायर्ड फंक्शन से वो लोड हो जाते हैं, और यूजुअली इट इज कॉल्ड कर्नल और न्यूक्लियस, विच कंटेन्स द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज फंक्शंस इन द ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड एट द सेम टाइम अदर पोर्शन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम करेंटली इन यूज, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, यूटिलाइजेशन में होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट। भाई ये वाली बात तो हो गई कि भाई आपका कुछ पोर्शन ऑपरेटिंग सिस्टम का रैम में आता है, बाकी अपना कहीं ना कहीं किसी एंगेजमेंट रहती है उस पोर्शन की। सो डियर स्टूडेंट, जैसा आपने ऊपर डायग्राम में देखा था कि जो मेन मेमोरी में एक पोर्शन तो ऑपरेटिंग सिस्टम ने एक्वायर कर रखा है, और जो रिमेनिंग पोर्शन के अंदर क्या, प्रोग्राम्स और डाटा है।
तो यही पॉइंट हमारा सेकंड है जो मैंने यहाँ पे लिस्ट किया है, द रिमेनिंग मेन मेमोरी कंटेन्स यूजर प्रोग्राम्स एंड डेटा। आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे आप देखिए द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज कंट्रोल्ड जॉइंटली बाय ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मेमोरी मैनेजमेंट हार्डवेयर इन द प्रोसेसर। ये बात समझ में होगी। तो इस तरह से ये ओवरऑल चीज़ें आपकी वर्क करती हैं। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने इस लर्निंग आउटकम में लर्न किया कि ऑपरेटिंग सिस्टम एज अ यूजर कंप्यूटर इंटरफेस एंड एज अ रिसोर्स मैनेजर वर्क करता है। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? तो देखिए, अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पर्पस के लिए आप स्टडी कर रहे हैं, आपकी एग्जामिनेशन बॉडी क्या है, बट दिस आइडिया, आई मीन दिस कॉन्सेप्ट इज सफिशिएंट टू अंडरस्टैंड द थर्ड लर्निंग आउटकम। नाउ यू आर एबल टू describe operating system as a resource, or you can say resource manager and user computer interface.